Hello student, welcome back in new lecture. Today we are going to start most important chapter, that is the microbe in human welfare. चैप्टर बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट चैप्टर है, लेकिन इस बार 2019 में यहाँ से 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आए थे और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और सबसे बड़ी बात है यहाँ से क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में वही क्वेश्चन जो है बेटा यहाँ से आते हैं। तो इस चैप्टर की आपको लाइन टू लाइन याद करनी है, जो भी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में वो आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जो कुछ भी है उसी को जो है याद करना है। सबसे बड़ी बात इस चैप्टर में आपने याद करने हैं माइक्रोब का नाम, कि भाई माइक्रोब का क्या नाम है, वो क्या बनाता है और उसका कहां यूज होता है। बस इतना ही याद करना, इसी से जो है आपके 3-4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाएंगे बेटा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, मैच द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ बायोएक्टिव सब्सटेंसेस एंड देयर रोल। तो कुछ बायोएक्टिव सब्सटेंसेस दिए हैं, जैसे कि स्टैटिन है, साइक्लोस्पोरिन है, स्ट्रेप्टोकाइनोज है, लाइपेज है, रोल है रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन, रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, लॉवरिंग ऑफ द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो बेटा ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या फिर जो है वो सिंगल ऑप्शन भी आपसे पूछ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि पहला क्या है। देखिए ये होता है स्टैटिन, ठीक है, ये होता है स्टैटिन और ये आपने याद करना है, बिल्कुल बिना सोचे समझे आपने याद करना है। ठीक है, आपने ये भी याद करना ये किससे निकलता है और वो माइक्रोब क्या है, मतलब वो बैक्टीरिया है, फंगस है या क्या है, ये भी याद करना आपने पूरा का पूरा। तो बेटा स्टैटिन आप जो है पढ़ते चले जा रहे हैं। स्टैटिन क्या काम करता है बेटा, स्टैटिन जो क्या है, क्या काम करता है बताओ, स्टैटिन क्या काम करता है। स्टैटिन बेटा जो है ये ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट कहते हैं बेटा। तो ये यहां से ये इससे ये मैच हो गया। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, आप जानते हैं ना, जब किसी का मान लो हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया तो होता क्या है, वो किडनी तो किसी दूसरे की किडनी है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए क्या है, अननेसेसरी एक जो है रिएक्शन शो कर सकता है, वो किडनी को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है और वो एंटीबॉडी बनाकर उस किडनी को जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है बेटा। लेकिन ऐसा नहीं होने देता डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन करता है तो साथ में वो पेशेंट को एक खास टाइप की जो है मेडिसिन भी खाने की एडवाइस देते हैं बेटा। ये है साइक्लोस्पोरिन ए। ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या काम करता है बेटा, ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस कर देता है, इम्यून सिस्टम को फालतू के रेस्पॉन्स जो है करने से रोकता है। तो आपको समझ में आ गया साइक्लोस्पोरिन क्या है बेटा, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये है स्ट्रेप्टोकाइनेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोकाइनेस। आप जानते हैं हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक का दूसरा नाम, जो सही नाम है वो होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। और इसमें जो हमारी हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है ना, जो हार्ट की वॉल को डीऑक्सी ब्लड सप्लाई करती है ना, वहां पर क्लोट बन जाता है और जब उसमें क्लोट बनता है तो इस बात को हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं बेटा। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या काम करता है, इस क्लोट को डिसॉल्व कर देता है और जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी जो ब्रांच है वो जो ब्लॉक हो जाती है उसको खोल देता है और इससे हम जो है हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तो बेटा यहाँ पर ये आ गया या ये आ गया। लाइपेज आप जानते हैं, लाइपेज का यूज कहाँ होता है, जो डिटर्जेंट होते हैं उसके फॉर्मूला में लाइपेज जरूर होता है बेटा। लाइपेज एक्चुअली क्या काम करता है, आप जानते हैं जो डस्ट वगैरह होती है वो एक फैट की लेयर से चिपकी होती है, ठीक है। तो लाइपेज क्या काम करता है बेटा, इस फैट को जो है डिसॉल्व कर देता है। लाइपेज आप जानते हैं एस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है, तो ये क्या काम करता है, उस फैट की लेयर जिससे डस्ट वगैरह चिपकी हुई है उसको डिसॉल्व कर देता है और उसके साथ फिर जो है डस्ट भी हट जाती है बेटा।
तो ये क्या है, इसे कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑयल स्ट्रेन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपने यहां से करना पड़ेगा ये, ठीक है। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हमारे एग्जाम में आता है, देखिए। एक प्लांट का नाम दिया है एजोला पिन्नेटा हैज बीन फाउंड टू बी इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर फॉर पैडी फील्ड। दिस क्वालिटी इज ड्यू टू, बताइए क्यों है। इन्होंने एक आपको इंफॉर्मेशन दी कि एक प्लांट है एजोला पिन्नेटा और ये इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर होता है। बेटा बायोफर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते रहते हैं। तो बताइए इसकी ये क्वालिटी जो है पैडी फील्ड, धान के खेत के लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों, देखते क्या इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, क्या इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है, या इसके अंदर माइक्रोराइजा है, या सब के सब इसके अंदर आएगा। तो बेटा क्या होगा इसका आंसर, बताइए। तो ये बात मैंने आपको कहीं बार बताई है कि एक्चुअली ये जो एजोला पिन्नेटा एक्चुअली एक फर्न है, ये टेरिडोफाइट है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें एक ब्लूगिंग एल्गी रहता है, उसका नाम है एनाबिना। क्या नाम है उसका, एनाबिना। और क्योंकि ये एजोला के अंदर रहता है तो उसका नाम है एनाबिना एजोली, एनाबिना एजोली। तो यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कंफ्यूज मत हो ना। एजोला को क्या है बेटा, एजोला टेरिडोफाइट है और इसके अंदर एक ब्लूगिंग एल्गी रहता है जिसका नाम है एनाबिना एजोली। और आप जानते हैं साइनोबैक्टीरिया के पास में हिट्रोसिस्ट होती है जिससे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया ये आ गया 20 का आंसर आ गया है, ठीक है। तो यहां में ऐसे क्वेश्चन याद करने, फिर से क्वेश्चन करते हैं, मैच द कॉलम्स। यहां आपको दिए बेटा, दिए हैं प्रोडक्ट, यहां दिए माइक्रोब। अच्छा, कर्ड, ब्रेड, स्विस चीज, स्टेटिन तो हमने पढ़ लिया, ईस्ट, प्रोपियोनिबैक्टीरियम, एलेबी, मोनास्कस परपुरियस। चलो बेटा ठीक है। कर्ड तो आप जानते हैं क्या होता है, मिल्क के ऊपर बेटा कुछ खास टाइप के बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जिन्हें एलेबी कहते हैं। और ये एलेबी क्या काम करते हैं बेटा, ये क्या काम करते हैं, जो लैक्टोज है उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं, जिससे वो मिल्क जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है बेटा, उसी को ही हम कर्ड कहते हैं। तो ये किससे मैच होगा बेटा, ये इससे मैच हो जाएगा। एलबी की फुल फॉर्म क्या है, लैक्टिक एसिड बैसिलस। और जो अगर हम एक कॉमन एलबी को देखें तो होता है लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया गया है कि कर्ड के अंदर विटामिन B12 की जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जो फर्दर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। ब्रेड तो आप बचपन से ही पढ़ते चाह रहे हैं, ब्रेड के बारे में बेटा ईस्ट का यूज होता है, ठीक है। और ईस्ट को हम क्या कहते हैं, ईस्ट को हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस कहते हैं, इसलिए ईस्ट को हम बेकर ईस्ट भी कहते हैं। चलिए, स्विस चीज, आपको पता है स्विस चीज में एक लार्ज होल होता है। ये लार्ज होल क्यों होता है बेटा, क्योंकि जब स्विस चीज को प्रिपेयर किया जाता है तो यहाँ पर फर्मेंटेशन के लिए एक खास टाइप का बैक्टीरिया यूज किया जाता है बेटा, उसका नाम याद करना, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मनी। पूरा नाम बेटा ये शार्मनी, ठीक है। क्या नाम बेटा, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मनी। ये क्या काम करता है, ये बहुत ज्यादा CO2 का प्रोडक्शन करता है, और जब बहुत ज्यादा CO2 प्रोड्यूस होती है तो वहां पर उसके अंदर एक जो है बहुत सारे लार्ज छोटे छोटे होल उसके अंदर हो जाते हैं। तो ये यहां पर आ गया। स्टेटिन हमने यहां पढ़ा था, ये क्या काम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बेटा, और ये मोनास्कस परपुरियस से बनता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, तो यहाँ ऐसे मैच करना, ठीक है। सही में आपके तो ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, अब आपसे पूछना चाह रहा, बताइए इसमें से कौन सा ठीक है। तो देखते हैं क्या है बेटा, ये है, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट। तो बेटा आपको पता है बायोगैस तो एनारोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से बनती है ना, तो यहां पर ये एरोबिक वाली, ये यहां एनारोबिक होता है, ठीक होता, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है।
तो पहला स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो गया है, ये बात आपने याद करनी। बायोगैस जो है एनारोबिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी के थ्रू बनता है। यह मेथनोबैक्टीरियम इज एन एरोबिक बैक्टीरिया फाउंड इन रुमेन ऑफ कैटल। बताइए, नहीं बेटा ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी वही वाली बात हो गई। मेथनोबैक्टीरिया बेटा एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो ये बात भी गलत हो गई। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड द गोबर गैस इज प्योर मेथेन। बताइए क्या ये बात भी बेटा रॉन्ग हो गई है। बायोगैस गोबर गैस अकेले मीथेन नहीं होती है, उसमें CO2 भी होती है, उसके अंदर H2S भी होती है, तो बेटा ये बात भी यहाँ पर रॉन्ग हो गई है, ठीक है, ये बात भी रॉन्ग हो गई यहाँ पर, ठीक है। एक्टिविटी सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज ए राइट सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। नहीं बेटा एक्टिविटी सेल आप जानते हैं वो तो एनारोबिक बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है, तो बेटा ये बात भी यहाँ पर रॉन्ग हो गई है, ठीक है। तो सही कौन से बेटा, सही स्टेटमेंट कौन सा बेटा, हाँ ये वाला सही हो गया, ठीक है, ये वाला यहाँ पर ठीक हो गया, क्योंकि वो एनारोबिक बैक्टीरिया को ही बनाता है वो, ठीक है। वो ना एक्टिव सेल बनता है, उसकी अमाउंट फिर से हम वापस लेके आते हैं, ठीक है। जैसे कड़ को बनाने के लिए हम थोड़ी सी कड़ पहले ही डाल देते हैं, तो ये ठीक है यहाँ पर एक्टिविटी सेलुलर सेडिमेंट, ठीक है, ये एरोबिक बैक्टीरिया का सोर्स होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर, ठीक है। बाकी तीन रॉन्ग है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास में व्हेन डोमेस्टिक सीवेज मिक्स विद रिवर वाटर। बताइए क्या होने वाला है जब डोमेस्टिक सीवेज को हम रिवर वाटर में डाल देते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा वहां पर। पहले मैं आपको बता दूं होगा क्या, ठीक है। देखो ऐसा होता है, जैसे ही डोमेस्टिक सीवेज रिवर में आ जाएगा बेटा, तो क्या होगा वहां पर खास टाइप के बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये बैक्टीरिया क्या काम करेंगे, ये बैक्टीरिया क्योंकि सीवेज में ऑर्गेनिक कंटेंट है, उस ऑर्गेनिक कंटेंट को वो इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ना चाहेंगे, और बेटा इसके लिए चाहिए कि ऑक्सीजन। अब बैक्टीरिया ऑक्सीजन कहां से लाएगा, बैक्टीरिया तो पानी की ऑक्सीजन यूज करेगा ना, तो अब बैक्टीरिया क्या काम करेंगे बेटा, पानी की ऑक्सीजन को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अब जब वो पानी की ऑक्सीजन को यूज करना स्टार्ट कर देंगे, तो बेटा उस पानी में क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो वहां पर जो एक्वेटिक एनिमल है जैसे कि फिश वगैरह हैं, उनकी जो है डेथ होने लग जाएगी। तो है कोई ऐसा ऑप्शन, देखते हैं क्या है। व्हेन डोमेस्टिक सीवेज मिक्स्ड विद रिवर वाटर, तो बताइए क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन स्मॉल एनिमल लाइक रैट्स विल डाई आफ्टर ड्रिंकिंग रिवर वाटर। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो गलत हो गया। द इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी रिलीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन। नहीं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, ये भी रॉन्ग हो गया। और डी क्या है कि ये रिवर वाटर अभी भी हम इसको ड्रिंकिंग वाटर मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटी 0.1% है। नहीं बेटा, ये भी गलत है। अगर पानी में सीवेज की अमाउंट है तो वो पीने लायक नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। तो हमारा सी बचा, तो ये सी आ गया, ये मैंने बता दिया आपको। माइक्रोबियल एक्टिविटी वहां पर बढ़ जाएंगी, वो जो है ऑक्सीजन को यूज कर लेंगी। तो हमें इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा अभी इसको, ठीक है। तो हाँ, तो स्टूडेंट ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन हमने करने हैं। ऑर्गेनिज्म का नाम याद करना, वो उसका क्या यूज है, यही याद करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन ये है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई, इसमें से आपको ABCD बताना ये क्या है, ठीक है। इसने आपको एक टेबल बना के दी, जैसे उसने कहा ये माइक्रोब है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये इसका है प्रोडक्ट, और ये इसका मेडिकल एप्लीकेशन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। अच्छा, ये क्या है कि भाई ये माइक्रोब है, ये फंगस कोई माइक्रोब है, तो यहां इसने इसका साइंटिफिक नाम की जगह छोड़ दी, हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, ये बना रहा है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन का आपको पता लगाना है मेडिकल एप्लीकेशन क्या है। तो ये तो हम आपको बता रहे हैं बार बार कि आपको ऑर्गेनिज्म का नाम याद करना है, वो क्या है, बैक्टीरिया है, फंगस है, एल्गी है, क्या है, ये याद करना पड़ेगा, और उसका क्या एप्लीकेशन है। देखो हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि साइक्लोस्पोरिन क्या काम करता है बेटा। साइक्लोस्पोरिन क्या काम करता है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ठीक है।
तो बी में बता क्या आ जाएगा यहाँ, तो बी में क्या लिख देंगे बताओ, बी में हम लिख देंगे, यहां लिख देंगे बी में इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव। ये मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, मैं ऐसे ही करता हूं, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव। अच्छा है ये फंगस, तो इसका नाम याद करना, ये किससे निकलता है, तो बेटा आपको याद होगा ये निकलता है, ठीक है, ये निकलता है ट्राइकोडर्मा। ये किससे निकलता है बेटा, ये निकलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकलता है, ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। किससे निकलता है बेटा, ये निकलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस से निकलता है, ठीक है बेटा। तो ए आ गया हमारा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, बी आ गया यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव। फिर हमारे पास में ये माइक्रोब सी छोड़ दी, क्या है ये, मोनास्कस परफ्यूस है, ये स्टेटिन, और स्टेटिन का यूज पूछ रहा है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन करा बेटा कि स्टेटिन क्या काम करता है, स्टेटिन करता है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये क्या काम करता है, ये है ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है बेटा, ठीक है। और अब आपसे पूछा है कि बताओ ये किससे निकलता है, कौन बनाता है इसको, बताओ बेटा किससे निकलता है। तो ये आपको पता है मोनास्कस परफ्यूस, तो एक क्या बेटा, ईस्ट, ये एक ईस्ट है, ये ईस्ट है, आपको पता है ईस्ट भी फंगस की कैटेगरी में आती है, तो ये हम लिख देंगे ईस्ट है, और ये फंगस की कैटेगरी में आती है, ठीक है बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारा बन गया, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास में आने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलो अब हम आपको एक क्वेश्चन ये करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ फ्लो चार्ट बना के दिखाया, आपको यहाँ एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया, और इस फ्लो चार्ट में आपको सीवेज ट्रीटमेंट जो है का प्रोसेस बता रखा है। देखिए गिवन बिलो इज द फ्लो चार्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट का इन्होंने एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया आपको। अब आपको पता लगाना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अच्छा ये तो आप जानते हैं, ये सीवेज के लिए हम दो ट्रीटमेंट करते हैं, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। आपको पता है ना प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम जो इम्प्यूरिटी हमें दिखाई दे रही हैं उसको हम सेडिमेंट करके या फिल्टर करके उसको अलग कर देते हैं बेटा, याद है ना आपके। तो हमने क्या काम किया जब इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंड ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या आंसर देंगे, सेकेंड ट्रीटमेंट में माइक्रोब का यूज होता है, ठीक है, क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब का यूज होता है, यही इन दोनों को डिफरेंस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर तो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, तो जो सेडिमेंट थे वो तो अलग हो गए, उसको हमने कहा बेटा प्राइमरी स्लज, इसको तो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब जो लिक्विड बचता है बेटा उसको कहते हैं एफ्लुएंट, कहते हैं जो लिक्विड बचा है ना। अरे भाई जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज थी, क्लोथ पेपर वगैरह हमने रिमूव कर दिया, अब जो लिक्विड बचा उसका नाम है एफ्लुएंट कहते हैं बेटा। अब एफ्लुएंट को हम क्या काम करने वाले हैं, एफ्लुएंट को हम करने वाले हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने वाले हैं, और इसके लिए हम क्या माइक्रोब यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, आपको याद होगा, इस एफ्लुएंट को हम कहां भेजते हैं बेटा, बड़े बड़े लार्ज एरेशन टैंक में भेज देते हैं। कहां भेज देते हैं बेटा, इसको बड़े बड़े टैंक में, उसको एरेशन टैंक में भेज देते हैं। अब आपसे पूछा है कि बताओ ए क्या है, मतलब ए में यहां क्या होगा, मतलब क्या करते हैं। तो बेटा आपको पता है लार्ज एरेशन टैंक का मतलब है इसमें हम उस लिक्विड को एजिटेशन करते हैं, एजिटेट करते हैं, उसको मैकेनिकली ऐसे हिलाया जाता है और उसके अंदर जो है एयर की सप्लाई दी जाती है, यही तो करते हैं हम। जिससे क्या होता है बेटा, वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। तो बेटा यहाँ लार्ज एरेशन टैंक में ए क्या लिख दूं बेटा, मैं यहां लिखता हूं ना, तो क्या लिखूं यहाँ, ए क्या जाएगा बताओ बेटा, ये ए मैं यहां लिख रहा हूं, ये जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा मैकेनिकल, क्या है बेटा, ये जाएगा मैकेनिकल एजिटेशन, एजिटेशन। तो हमने यहाँ ऑक्सीजन लगा दी, ठीक है। तो मैंने आपको ऑप्शन में दिए, ऑप्शन भी काफी बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ हम करते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो हमने क्या दिया इस लार्ज एरेशन टैंक में, क्या दिया हमने, मैकेनिकल एजिटेशन की, ऑक्सीजन दी, जिससे क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा होता है, ये फ्लॉक्स बन जाता है। याद है आपके फ्लॉक्स क्या होता है, अरे भाई फ्लॉक्स क्या होता है, ये बैक्टीरिया और फंगस का जो फिलामेंट होता है उसका एक मास बन जाता है।
बैक्टीरिया और फंगस आपस में जो यहाँ पर ग्रो करते हैं और एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा फ्लॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये फ्लॉक्स क्या कर रहा है बताइए? फ्लॉक्स क्या करने वाला बताइए? फ्लॉक्स क्या करने वाला बताइए? आप जानते हैं फ्लॉक्स एक्चुअली अब क्या काम करेंगे? फ्लॉक्स में क्योंकि फंगस है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया है, अब ये क्या काम करेंगे? ये ऑर्गेनिक मैटर को आप क्या काम करना पड़ेगा बेटा? ये उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। और आप जानते हैं उसमें हमें ऑक्सीजन चाहिएगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी उसी बात को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बेटा स्टार्टिंग में ये डिमांड क्या होगी? क्योंकि स्टार्टिंग में डिमांड बहुत ज्यादा होगी, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को जो है डिग्रेड कर देंगे, वैसे वैसे ये बीओडी कम हो जाएगी, आगे चलकर ये बीओडी कम हो जाएगी। और हमें इसी बात का वेट करना होता है कि अब कब बीओडी यहां से कम हो गई है। तो बेटा यहां फ्लॉक्स क्या करने वाले हैं? बी में क्या आएगा? बी में क्या हो जाएगी? यहां क्या लिख दूं मैं? बी आ जाएगा यहां पर रिड्यूस बीओडी। ठीक है ना, जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम आ जाएगी तो इस बात का मतलब क्या है कि भाई अब इस वाटर में ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है, कुछ हद तक ये पानी प्योर हो चुका है। ठीक है, तो बी यहां पर क्या आ गया बेटा? रिड्यूस बीओडी आ गई। उसके बाद हम इसका सेडिमेंट करेंगे। ठीक है, उसका हम सेडिमेंट करते हैं। तो जब सेडिमेंट करते हैं बेटा, तो जो सेडिमेंटेशन के बाद जो है जो अलग इसका कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए? याद है आपको क्या कहते हैं उसको? उसे हम कहते थे बेटा, याद करो, उसे हम कहते थे, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा उसको? एनारोबिक स्लज। स्लज, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? एनारोबिक स्लज कहते थे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? ये सेडिमेंट करके क्या बना? एनारोबिक स्लज बना। और उसके बाद ये इसका डी कुछ हुआ, डी से क्या बना बेटा? बायोगैस फॉर्मेशन हो रही है। आप जानते हैं सीवेज ट्रीटमेंट से दो बेनिफिट होते हैं, एक तो रिवर का वाटर प्योर हो जाता है और साथ में हमें बायोगैस भी मिल जाती है। तो जानते हैं बायोगैस कैसे मिलती है बेटा? ये एनारोबिक जो स्लज होता है इसको एनारोबिक डाइजेस्टर चैम्बर में भेजते हैं, वहां पर कुछ ऑर्गेनिक वहां पर कुछ बिना ऑक्सीजन के बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो क्या काम करते हैं? इस एनारोबिक स्लज को जो है डिकम्पोज कर देते हैं पूरी तरीके से, और इसके साथ ही निकलते हैं यहाँ से मीथेन, H2S, CO2, इसी को हम जो है बायोगैस या फिर गोबर गैस कह सकते हैं। तो डी यहाँ पर क्या हो बेटा? डी पर यहाँ पे क्या हो बताइए? डी यहाँ पर हुआ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। डाइजेशन भी कह सकते हैं या डाइजेशन भी, डाइजेस्टर भी कह सकते हैं, जो भी ऑप्शन में होगा लिख देना। तो ये बेटा इस तरीके से हमने आपको एक थोड़ा सा जनरल आइडिया दे दिया कि सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनलाइक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये करते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली इंडिकेट द मैकेनिज्म ऑफ स्टैटिन। अच्छा, तो ये पूछ रहा है कि जो स्टैटिन है उसके काम करने का तरीका क्या है। तो पहले तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि भाई स्टैटिन करता क्या है। ये बात कई बार आपसे हो गई, स्टैटिन क्या काम करता है? ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तो बताइए ये ऐसा क्या करता है? तो आप जानते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है तो उसका मतलब कोई एंजाइम होगा, कोई ना कोई एंजाइम होगा जो कोलेस्ट्रॉल को बना रहा होगा। तो जानते हैं इसके काम करने का तरीका क्या है? इसकी जो मैकेनिज्म है एक्चुअली ये उसी एंजाइम के साथ क्या काम करता है? क्या काम करता है? ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है। मतलब ये उस एंजाइम से कंपटीशन करता है कि जो उसको कोलेस्ट्रॉल का से जो बना वाला एंजाइम है वो जो है उसकी एक्टिव साइट पर ये स्टैटिन जाकर वहां पर अटैच हो जाता है, जिससे उस एंजाइम को जो है जगह नहीं मिलती एक्टिव साइट में जुड़ने के लिए, और फिर जो है कोलेस्ट्रॉल का जो है फॉर्मेशन भी कमी होता है। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठता है यहाँ पर। इंक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल के कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऐसा बताया नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं बताया आपको कि भाई कोलेस्ट्रॉल का रिड्यूस कर सकता है एब्जॉर्प्शन, ऐसा कुछ नहीं है।
competitively inhibit the enzyme responsible for synthesis of the cholesterol। यही मैंने आपको बताया, तो यही ऑप्शन सही हो गया। तो डी तो अपने आप रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि ये जो एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है उसकी एक्टिव साइड पर ये जाके लग जाता है, ठीक है, जिससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बन सकता। एक क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन अनलाइक क्वेश्चन है, ये है, देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्या है, पॉइंट आउट द ऑड आउट। इसमें से आपको एक ऐसा ढूंढना है जो बाकी तीन से मैच नहीं कर रहा है। एक रम है, एक बियर है, एक विस्की है और एक ब्रांडी है। अब आपको चार दिए गए हैं, चारों एल्कोहलिक ड्रिंक हैं, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से भी इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो जरा बताओ क्या होने वाला है यहाँ से, ठीक है। यहां से हमने एक को अलग करना है, एक जो है बाकी तीन के साथ मैच नहीं करना है, बताइए क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है यहां में कौन सा लॉजिक लगाना है। यहां एक्चुअली आपको पता है जो वाइन और बियर होती है वो बनती है विदाउट डिस्टिलेशन, और बाकी जो भी कुछ है, रम है, विस्की है, ब्रांडी, जो कुछ भी है, वो सारे बनते हैं डिस्टिलेशन से। तो आपने यहाँ किसको पॉइंट आउट कर देना, ये बियर, क्योंकि ये बनती है विदाउट डिस्टिलेशन। इसके साथ वाइन भी ऐड कर लो, वाइन एंड बियर बनती है विदाउट डिस्टिलेशन, और क्योंकि ये बिना डिस्टिलेशन के बनती है तो इसमें जो है अल्कोहल की परसेंटेज थोड़ी कम ही रहती है। बाकी क्योंकि डिस्टिलेशन से बनते हैं तो इसमें अल्कोहल की परसेंटेज इंक्रीज होती जाती है। बस यही लॉजिक यहाँ पर लगने वाला है और कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं लगने वाला है। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो मुकेश सर बात कर रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो इसमें पता लगाना है कौन सी बात ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। पहला, इसमें एक से ऑप्शन ठीक हो सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन सी बात ठीक है। पहला, यूटिलाइज जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप लाइक बीटी कॉटन, कि भाई ये क्या यूज करते हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप को यूज करते हैं। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सिंपल क्रॉप को यूज करते हैं, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रॉप होते हैं एक्चुअली उसी को यूज किया जाता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। दूसरा, यूज ओनली नेचुरली प्रोड्यूस इनपुट लाइक कंपोस्ट, हाँ ये बात ठीक है। ये इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है कि इसमें जो है पेस्टिसाइड, जो खतरनाक हार्मफुल केमिकल होते हैं या खतरनाक फर्टिलाइजर होते हैं, उनको यूज नहीं किया जाता। तो यूज ओनली नेचुरल प्रोड्यूस इनपुट लाइक कंपोस्ट, ठीक है, ये ठीक हुआ। सी हमारे पास में डज नॉट यूज पेस्टिसाइड एंड यूरिया, ये बात भी ठीक है भाई, ये ना तो ये यूरिया यूज करते ना ये पेस्टिसाइड यूज करते, ठीक है। अब डी ऑप्शन में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, जरा ये देखो आप, प्रोड्यूस वेजिटेबल रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, बताइए क्या ये ठीक होगा नहीं होगा। प्रोड्यूस वेजिटेबल रिच इन विटामिन एंड मिनरल, नहीं, ये बात सही नहीं होगी। हालांकि बच्चे इस पे डिस्प्यूट करते हैं कि सर ये तो होना चाहिए, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें जो विटामिन है या मिनरल वो इनक्रीज हो जाएंगे। अरे भाई रहेंगे तो वो तो नहीं, वो तो उतने ही रहेंगे, ठीक है। हाँ लेकिन ये है कि इसमें जो हार्मफुल केमिकल थे, यूरिया, पेस्टिसाइड, ये नहीं यूज हो रहा है जो कि हमें हार्म करते हैं। तो इसमें जो विटामिन है वो ऐसे ही रहेंगे जैसे होते हैं, और मिनरल्स भी उसमें उतने ही रहेंगे जितने नॉर्मल क्रॉप में होते हैं। तो बेटा इसके आंसर हो गए कौन कौन से, इसके आंसर हो गए, एक बी हुआ और ये सी हुआ, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा, मैच द कॉलम, ठीक है। लेडी बर्ड, लेडी बर्ड कोई बर्ड नहीं है, लेडी बर्ड एक बीटल होता है बेटा, आप देखा होगा वो रेड कलर का होता है, ब्लैक कलर की मार्किंग होते हैं, और ये बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है। ये एफिड्स जो प्लांट पर के ऊपर रहने वाली बड़ी बड़ी चींटी होती है, ये उसको खा जाता है, तो ये करता है बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। माइक्रोराइजा आपको पता ही है, ये दोस्ती है किस किस के बीच की दोस्ती है, प्लांट की रूट की और जो है फंगस के बीच की दोस्ती है, जिसमें दोनों का फायदा होता है। इसमें मेन जो फंगस होता है वो ग्लोमस होता है कहीं ग्लोमस, हाँ ये है, हो गया। चलिए बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल आपको पता है, रूट में एक फंगस अपने आप रहता है जो रूट में लगने वाली बीमारी को रोकता है, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। बायोगैस तो आपको पता ही है, बायोगैस बनती है मिथेनोबैक्टीरियम से बनती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इट वाज अबाउट द चैप्टर माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर था,
बस ये इतना ही करेंगे, इसमें आपको नाम याद करना है। तो ठीक है, आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड